अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं लास्ट लेक्चर, उसके जो टॉपिक्स गो थ्रू कर लेते हैं, देन वी जंप ऑन द टुडेज टॉपिक। लास्ट टाइम हमने पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में स्टडी किया था एंड वी ट्राई टू डिस्कवर कि जनाब उन जो भी पोर्टफोलियो है दैट इज़ बेसिकली द अपॉर्चुनिटीज, द ऑप्शंस एंड द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, उनका जो रिस्क फैक्टर है, जो कम्बिनेशन ऑफ रिस्क है, वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, और वो कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिनेरियोज। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने डिस्कस किया था, उस बेसिस पे हाउ बेसिकली आप रिस्क और रिटर्न के ट्रेड ऑफ्स को स्टडी कर सकते हैं। मार्केट रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा, हमने बीटा को स्टडी किया और ये स्पेसिफाई किया कि बीटा इज द ओनली मेजर इन ऑर्डर टू जज द यूनिक रिस्क। और उसके बाद हमने बीटा एज ए पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर्स, तो उसके मुताबिक जो बीटा है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अब आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, आइए उसकी तरफ देख लेते हैं। We discuss about the markets portfolio theory, risk and return relationship, efficient portfolio, which is basically the part of our discussion। और उससे पहले हम एक दो स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थी, और दैट इज समहाउ वी कैन बिल्ड टू कमेंट लेटर जो टॉपिक्स हैं, जो आज के टॉपिक्स हैं। नाउ द रिस्क इज नॉट वेरिएबिलिटी। If I know a stock is going to fluctuate between $10 and $20, I can make myself a bundle. Now we are required here just to comment on it, और यहाँ पे एक statement given है जिसमें बताया गया था risk is not variability. If I know a stock is going to fluctuate between $10 and $20 amount, I can make myself a bundle. I mean that shows कि जनाब आपकी जो risk है, यहाँ पे जो comment दिया गया है वो that is basically on the basis of this thingy, that is the variation or the variability, and that is a risk। और हमें पता है risk can be measured either through variance, ठीक है, और through standard deviations। now अगर कोई भी इन्वेस्टर है, let's say if you are the investor and you know कि जनाब आपके stock is going to fluctuate between $10 to $, there is a fluctuation, let's say $10 to $20 of fluctuation, I can make myself a bundle to the extent that the investor is interested in variation possible future outcome। risk is indeed variability। obviously जो आपकी occurrence है, जो आपको mean value या जो आपको expected return है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इफ दैट सपोज टू बी $10 और द $20, दैट और बेसिकली इज ए स्प्रेड बिटवीन देम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट कि जनाब दिस इज इंडीड ए वेरिएबिलिटी। इफ रिटर्न्स आर रैंडम देन द ग्रेटर द पीरियड बाय पीरियड वेरिएबिलिटी, द ग्रेटर द वेरिएशन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स। और इसमें बताया गया जनाब कि अगर आपका रिटर्न ऑन द रैंडम बेसिस है, that gives you a $10 or the $20, so period by period उसकी जो variability है that is a greater than the variation, जो volatility है वो भी greater होगी। that means कि let's say at time t that gives you $10 and at time 1 that gives you $20, or there is a possibility that gives you $30 in time 2 and so on up till end। so that means कि जनाब आपकी जो स्प्रेड है या वेरिएबिलिटी है, अगर इसका स्प्रेड मज़ीद इंक्रीज होगा, ठीक है, सो इसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है या वेरिएशंस हैं ऑफ दैट रिस्क आल्सो इंक्रीज, enhanced, which is basically a simple phenomena। also the comment seems to imply that any rise to $20 or fall to $10 will inevitably be reversed। this is not true। और अगेन हम ये देख सकते हैं कि जनाब आपका जो भी है, या तो आपका इंक्रीज हो रहा है या आपका फॉल है, inevitably be reversed, ये आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, this is not true, which is basically is not the case। so in this sense we can say that risk is definitely a
possesses some variations inside and that only depends कि जनाब आपकी अगर period by period जो आपकी possibility outcomes हैं, if there is a greater variation in it, obviously उसकी जो volatility है, जो risk है, वो भी उसका जो magnitude है वो high होगा, increased होगा. Now there are all sort of risk in addition to beta risk. The risk that we will have a downturn in the demand. There's the risk that my best plan manager will drop dead. There's the risk of hike in steel prices. You have got to take all these things into consideration. अब यहाँ पे आपको बताया कि जनाब कितने रिस्क हैं. लेट्स से कि जनाब कहते हैं they all sort of risk addition to a beta risk कि जनाब बीटा के अगेंस्ट वो कहते हैं जनाब बीटा which is basically this factor describe the unique risk. और वो यही बता रहे हैं कि जी not only this they are simultaneously different risk of R1, R2, R3 and etc. which is basically described here. Let's suppose downturn in the demand. There is another risk I termed as R1, right, and there is a risk that the best plant manager will drop dead. So janab dropping dead, that is R2. There is risk of having steel prices, that is risk 3 and so on, etc. So it basically, this statement tells us that you got to consider the other part of the risk instead of separating to the beta. And when we going to find the solution, a stock's variability may be due to many uncertainties such as unexpected changes in demand, plant manager mortality or changes in costs. However, the risks that are not measured by beta are the risks that can be diversified away by the investor so that they are not relevant for investment decision. And anyways, obviously that says कि we are agreed to some extent, right, but the risks that are not measured by beta are the risks that can be diversified. And here कि जो beta है that is basically specific to the stock variability to market risk, and that basically कि जनाब other risks if we termed as कि जनाब आपके other risk हैं R1, R2, R3 and etc. they can be diversified and so that they are irrelevant, right ji, for investment decision. So in order to specify your risk factor and in order to define कि जनाब आप कोई भी स्टॉक है किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर या किसी भी सिक्योरिटी का आप उसका जो रिस्क फैक्टर है वो कैलकुलेट कैसे करोगे हमें पता है थ्रू बीटा, और इस बीटा की फ्लक्चुएशन और वेरिएशन दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क और उसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई योर रिस्क. And what about the other risks? They can be diversified since they are not relevant to the investment decisions on the basis of कि जनाब वो diversify हो सकता है to the investor. Now the third C statement, risk to me is probability of loss. Now again this shows कि जनाब आपकी जो risk है वो loss को कह रहे हैं कि this is the share loss. Given the expected return, the probability of loss increases with the standard deviation. Therefore, the portfolios that minimize the standard deviation for any level of expected return also minimize the probability of loss. अच्छा जनाब इस पे बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि जी risk is associated to your loss which is a probable value, right? So how to bring down that risk? If you create a portfolio which gives you or helps you to diversify, और ये जो diversification है that bring or down the risk, reduce the overall risk or loss. So again, risks to me is the probability of loss and how you bring down to it. This is a how to define it कि जनाब आपका जो standard deviation है वो इस risk को measure कर रहा है, ठीक है जनाब, measuring by the standard deviation
और इसी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो रिस्क को मेजर कर रहा है, जो उसको नीचे कैसे लेकर आएंगे थ्रू द पोर्टफोलियो मैकेनिज्म कि जनाब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि डिवर्सिफिकेशन का जो आपको एक बेनिफिट है वो देता है, एंड दैट रिड्यूसेस द लॉस रिस्क. सो ऑब्वियसली रिस्क इज बेसिकली लॉस, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ब्रिंग लॉस, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इट, दैट बेसिकली ड्यू टू दैट प्रोबेबल फैक्टर जो कि इस पे आउटकम्स आपके आएंगे जो मिलेंगे. Now the D1, those guys who suggest beta is a measure of risk, make the big assumption that betas don't change. Again, जनाब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी बीटा that is somehow measure of risk, and that is assumed to be beta doesn't change at all. There must be no change in it. How to correspond to that? Beta is sensitivity of an investment return to market return. Again हमें पता है कि जनाब बीटा जो आपका है that shows the sensitivity. Now the sensitivity that gives you the जो भी आपका investment returns है to market returns, ठीक है. And in order to estimate beta, it is often useful to analyze past returns. When we do this, we are indeed assuming beta do not change. In that reason, let's suppose if the past historical value, past data shows कि जनाब आपका जो beta है that is somehow 1.5 with respect to whatever the market risk is. So that means कि जी market के अंदर 1% अगर change आएगा, that gives you the boost of 1.5% in the prices of the stock A, let's suppose, जो कि बीटा की वैल्यू ये possess करी, and so on. So in that fashion कि we assume that कि जी past बीटा ये था, तो in T2015 if you want to calculate the Amazon stock return या risk through beta sensitivity, that means कि जनाब अगर बीटा 1.5 है या let's suppose कि 2.25 है, so that means कि 1% brings increase, अगर increase होगा market के अंदर, ठीक है, %1, so that give you 2.25% in total height in the prices. And for this we do not change the Amazon beta अगर उसका 2014 के अंदर भी, which is basically at time 2014, the beta की value है that gives you the same. And but this doesn't affect the idea that some risk cannot be diversified away, and obviously this is a notion you got to keep in your mind कि जनाब आपका कुछ ऐसे risk हैं कि which you cannot diversify, which is known as the market risk. Now again, the E statement, how many variance terms and how many covariance terms do you need to calculate the risk of a 100 share portfolio? And dear students, हमने जैसे देखा था लास्ट टाइम कि जनाब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जैसे आपके वेरिएंसेस है विच इज़ बेसिकली द डायगोनल बॉक्सेस, और उस बेसिस पे यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जी आपके कोवेरिएंसेस या जो आपका 100 शेयर जो पोर्टफोलियो है, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क. एंड हम उसी जो सिचुएशन को है, इसी फिगर को भी ध्यान में रखते हैं और आगे देखेंगे जाकर कि जी इसका 100 जो आपके स्टॉक्स का या आपके शेयर पोर्टफोलियो है वो कैसे उसका वेरिएंस और कोवेरिएंसेस निकालेंगे. लेट्स सपोज कि जनाब आपके 100 शेयर पोर्टफोलियो है, हाउ टू कैलकुलेट दैट रिस्क. एंड द रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि जी हमने जो डिस्कस किया था कि वट एवर द वेरिएंसेज आर, इफ दैट इज, और जो कोरिलेशन है, इफ दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, द ऑल द कोवेरिएंसेज मस्ट बी पॉजिटिव, एंड simultaneously if that is negative, covariance must be considered to be negative as well. So in that way the variance terms are the diagonal terms, and thus they are 100 variance terms, the rest are the covariance terms. Because the box has 100 times into 100 terms long, altogether the number of the covariance terms is, तो हम क्या करेंगे, square of 100 minus 100, that gives you 9,900. Half of these terms are different, that must be different. Now how to calculate it? Just consider this diagonal box, ठीक है.
और हमने कहा था कि जनाब शेडेड बॉक्सेस कंटेन वेरियस टर्म्स, ये जो आपके शेडेड बॉक्स है, तो लेट्स से कि जी आपके यहाँ पे n की जगह मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8, टोटल 8 है। यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि दीज आर बेसिक नंबर ऑफ स्टॉक, राइट, एंड दीज डायगोनल बॉक्सेस शोज द वेरियंसेस टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 in total, and if you take the 8 square minus 8, that gives you 64 minus 8 and that gives you 56 in total, जो कि हम कह सकते हैं कि these are the variances, जो कि ये आप सॉरी कोवेरियंसेस जो आपको यहाँ पे गिवन है। लेट्स से ये दिस कोवेरियंस ठीक है जी, कोवेरियंसेस and these are basically the variance 1, variance 2, variance 3, variance 4, variance 5 and so on till variance 8. So now the remainder boxes that possesses the value, and the value is this in that typical situation when your portfolio with the 8 number share of shares, right? What about कि अगर आपके पास जैसे उन्होंने बताया 100 है जो n की है, तो सिंपल हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि that refers to the same 100 स्केयर लेंगे माइनस 100, दैट गिव्स यू 9900, द सेम केस जो कि आप यहाँ पे 100 वुड बी द वेरिएंस, राइट जी, एंड दीज आर द कोवेरियंसेस, ठीक है, which is this case. Now F statement, suppose all stocks had a standard deviation of 30% and the correlation with each other of 0.4. What is the standard deviation of the returns on the portfolio that has equal holdings in 50 stocks? इन्होंने यहाँ पे बताया कि जनाब आपके जो तमाम स्टॉक्स हैं ऑल स्टॉक्स, और उन्होंने कहा कि जनाब 50 इक्वल होल्डिंग्स इन 50 स्टॉक्स, कि अगर आप इन तमाम जो 50 स्टॉक्स हैं आपके उसमें इक्वल होल्डिंग होगी, तो वी कैन से दैट 50-50 ईच, और यू कैन से दैट अगर दो हैं और दैट मस्ट बी वट एवर द अमाउंट शुड बी दैट मस्ट बी इन इक्वल टर्म, जो इसकी वेटेज है, इक्वल वेट्स, ठीक है जनाब. Once again, it is easier to think of this in terms of a figure on the previous slide with 50 stocks, all with the same standard deviation 0.30, the same weight in the portfolio 0.02, and all pairs having the same correlation coefficient 0.4. और यहाँ पे हमने देखा कि जनाब आपके जो भी हैं 50 स्टॉक्स, तो उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि आपको यहाँ पे 30% गिवन है, जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है दैट गिवन इन दिस, एंड द सेम वेट इन द पोर्टफोलियो 0.02, दैट इज द इक्वल वेट्स ऑफ अमंग 50 स्टॉक्स. जब आप उसको आगे लेकर आएंगे कैलकुलेशन में, यू सिंपली फाइंड द वेरिएंसेस ऑफ इट. These are basically the x's, the x, the weights, ठीक है जी, and these are the variance of 1, and then again this is basically given कि जनाब आपको जो number of stocks हैं जो कि आपको this minus this showing the covariance figure, and this is basically 0.02 square which is going to multiply with the 0.4 and 0.3. okay, यहाँ पे correlation multiply by this, जब आप इसको करेंगे वो उसके बारे में बता रहे हैं आपको, and when the value comes in standard deviation gives you and the variance is this, right, sorry, the standard deviation is this one, ठीक है, 19.3% ऑफ द टोटल अमाउंट. इजी कैलकुलेशंस. आपने क्या करना है, आपने वेरिएंस जो है उसका फार्मूला जो है वो इधर पुट करना है, और इन ऑर्डर टू फाइंड गेट द वेरिएंस, एंड आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट ऑफ दिस दैट गिव यू द स्टैंडर्ड डेविएशन फिगर जो कि ये है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सच स्टॉक्स. अगर
फुल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो जनाब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? वी नो दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अ कंप्लीटली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वेरिएंस इज इक्वल द एवरेज कोवेरिएंसेस, कि जनाब आपके जो डिवर्सिफाइड है वेरिएंस मस्ट बी इक्वल टू कोवेरिएंसेस, एंड फॉर दिस रीजन यू सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद दिस, और जो आपकी कोरिलेशन है, ठीक है, दैट गिव्स यू 0.03 और 19% ऑफ द वेल डिवर्सिफाइड। सो दिस इज द वॉलेटिलिटी। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जनाब फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के जो वेरिएंस है कोवेरिएंस मस्ट गेट इक्वल, एवरेज जो कोवेरिएंसेस है और जो आपके पोर्टफोलियो वेरिएंस है मस्ट बी इक्वल। इन दैट सिचुएशन जनाब आपकी अगर 0.30 मल्टीप्लाई 0.40 दैट गिव्स यू दी 0.036 और 0.190 19% इन टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस क्राइटेरिया, जिसके अंदर हमने वही स्टैंडर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिस्क के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर विच इज बेसिकली रिस्क एंड द रिटर्न। एंड रिस्क एंड रिटर्न, द स्टॉक मार्केट इज रिस्की बिकॉज देयर इज अ स्प्रेड ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. The usual measure of this spread is the standard deviation of variation, and the risk of any stock can be broken down into two parts: unit risk and the market risk. And while we're discussing about the risk and return factor, this is again very important concept, क्योंकि हमें पता है कि जनाब इन्वेस्टर है, उसके पास जो वेन्यू है दैट इज अ कैपिटल मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, एंड बिकॉज के जी उसके पास जो आउटकम्स हैं, जो रिटर्न फैक्टर है दैट इज ए टोटली डिपेंड अपॉन द वेरिएशंस गोइंग ऑन। हमने देखा कि आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, हमने देखा आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे, आपके कॉमन स्टॉक्स थे, आपके स्मॉल फर्म्स थी, लार्ज फर्म्स थी, दे ऑलवेज वेरी इन टर्म्स ऑफ योर रिटर्न्स, एंड दैट रिटर्न बेसिकली गिव्स यू द आइडिया कि जी आपके आउटकम्स क्या हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स है, एंड दैट पॉसिबिलिटी हैज बीन डिस्कस सो फार। और उस सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि जनाब पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने जो देखे 75 ईयर्स की या 100 ईयर्स की, जो आपकी उन्होंने साइमल्टेनियसली आपका एक जो फैक्टर था जिसकी बेसिस पे आपने रिटर्न फाइंड किया था, उस पर हमने देखा कि देयर इज ए इमेंस वेरिएशन इन इट, देयर इज ए अपटिक सिचुएशन, देयर आर डिप्स इन इट एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कंडीशंस, और वो तमाम जो इफेक्ट्स हैं वो कवर्ड थे उन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन अगेन द मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर है कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिस्क एज एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स plus the जो tolerance of it. So again this is the concept of trade between risk and the return, कि जनाब आप against certain risk return क्या चाह रहे हैं, what would be the requirement of yours, और उसी situation के अंदर जब आप capital market या stock market के अंदर जाते हैं then you got to evaluate the conditions, आपने different possibilities देखनी है, उस possibilities को आप उठाते हो, आपने different outcomes देखने हैं और उसके expected outcomes को evaluate करना है. If that is basically what you demanded or the investors needed, then he basically concerned about कि जनाब उसका अगेंस्ट दैट रिस्क जो है वो उसको कंप्रोमाइज या कंज्यूम फुली कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो इन दैट सिचुएशन दे कैन गो अप, दे कैन फर्दर गो डाउन, और हम आगे जाकर इसी के अंदर देखेंगे हाउ टू ब्रिंग दैट ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न, क्योंकि अभी हमें रिस्क का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हट के उसके अंदर से हमने आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर को कैसे किया है. हमने देखा है कि डिफरेंट सिक्योरिटीज थी आपकी, आपके पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, एंड व्हाट अबाउट द डेफिनेशन और व्हाट अबाउट द रोल ऑफ द वेरिएंसेस इन द स्टैंडर्ड डिविएशन एज कंपेयर टू बीटा, और बीटा की भी हमने को वैल्यूएट किया और डिस्कस किया कि जनाब दैट गिव्स यू द परफेक्ट सिचुएशन वेयर यू कैन इजीली डिटरमिन कि जी जो भी आपकी जो बीटा की वैल्यू है दैट इज जो आपके वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं दैट शोज द मार्केट रिस्क, और क्योंकि आप उसको जो यूनिक रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं, एंड व्हाट लेफ्ट इज द मार्केट रिस्क, यू कैन नॉट डिवर्सिफाई इट. इसी सिचुएशन के अंदर द यूजुअल मेजर ऑफ दिस स्प्रेड इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंस जो हमने डिस्कस किया, एंड द रिस्क ऑफ एनी स्टॉक कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, यूनिक एंड द मार्केट रिस्क. There is a unique risk that is peculiar to that stock, and there is the market risk that is associated with market-wide variations. और हमने देखा कि जनाब आपकी जो भी मार्केट है जो कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेटर है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जनाब, जो मार्केट आपका जो रिस्क है बेसिकली आप कहते हैं S&P 500, ठीक है जी, या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से KSE 100 इंडेक्स की हम बात करते हैं, दैट आर द टू reflectors of stock market, ठीक है जी. और इस बेसिस पे हमने देखा कि जो भी उसका रिस्क होगा मार्केट दैट मस्ट बी टर्म्ड एज
कि जो भी इस इंडेक्स का एक तरह से रिस्क है, और इस रिस्क को ऑब्वियसली हम मार्केट रिस्क कहते हैं। वी कैन नॉट बी डिवर्सिफाइड, जो कि एक कंज्यूम करना है, एक आपने उसके मुताबिक कोई ना कोई स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। और यूनिक रिस्क है दैट इज स्पेसिफिक टू द स्टॉक, एनी स्टॉक विच इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट, जो कि ट्रेडेड हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है उसको यू कैन इजीली डिफरेंशिएट डाइवर्सिफाइड, और उसके बेसिस पे आप उसको मार्केट रिस्क से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Investors can eliminate unique risk by holding a well-diversified portfolio, but they cannot eliminate market risk, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जो कि ये स्टेटमेंट बता रही है आपकी कि you cannot eliminate totally the risk. So this is why the risk is very important to consider. कोई भी, क्योंकि हमें पता है एक पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट आउटकम्स की है, और दिस इज द मार्केट वी आर डिस्कसिंग। और उस मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डिस्कस दैट इज कि जी उस मार्केट का रिस्क क्या है अगेंस्ट दी सर्टेन रिटर्न, और इस बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स है दे कैन नॉट एलिमिनेट दैट रिस्क। ऑल द रिस्क ऑफ ए फुली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज मार्केट रिस्क। और हमने ये डिस्कस किया, जो हमने पीछे देखा कि जनाब जो भी मार्केट का है, जो भी रिस्क है, ऑल द रिस्क ऑफ द फुली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज द मार्केट रिस्क। और ये जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो कि रिस्क पोजेस कर रहा है जनाब आपकी लेट्स से डिफरेंट स्टॉक्स का, मैं कहता हूँ कि ए बी सी डी ई वट एवर द स्टॉक अंडर कंसिडरेशन अप टिल एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है जी। और उस बेसिस पे आप ये कहते हो कि जनाब जो एक वेल डिवर्सिफाइड है, डिवर्सिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब आपने रिस्क को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है with respect to the return, and that is a well diversified portfolio, and what left basically is the market risk. So you can say that the well diversified portfolio can explain or gets in a good condition or situation where you can describe the market risk in general. Now the Markowitz portfolio theory, combining stock into portfolios can reduce standard deviation and below the level obtained from a simple weighted average calculation. Again, the Markowitz 1952 he basically come up with the theory and he said कि जनाब जो portfolio है, जो law of diversification है, why not just to give a extra bit of investigation or edge to the investors in the investing world, and so they can easily relate their part of the risk against their certain or specific returns. And he basically come up with the idea कि अगर आप डिफरेंट स्टॉक्स को, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, जिनके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं आउटकम्स की इन द कैपिटल मार्केट, अगर हम उसको किसी तरह कम्बिनेशन में ऐसा ले आएँ कि we basically bring them in any numbers which can easily find us a very good return against the specific risk, so we can achieve our target, or the investor can feel good about it. और उसके बेसिस पे हाउ अबाउट कि जनाब एक सिंपल वेटेड एवरेज कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। And the correlation coefficient make this possible. Obviously the correlation coefficient है that is basically termed as कि जी उसके जो statisticians हैं discuss कि जी उसकी एक range है मुख्तस +(-1) से +1 के अंदर, and in that situation we can easily relate the different stocks combination, ठीक है। उसको जिस तरह उसकी बेसिकली रिलेशनशिप कैसे है कि जी हाउ दे बेसिकली co-vary with their specific risks, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो वेरिएंसेस हैं, एंड दैट बेसिस यू कैन इजीली कि जी वो कैसे एक दूसरे की सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करते हैं, अगर कोरिलेशन उनका वीक है या उनका परफेक्ट कोरिलेटेड है, या जनाब उनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के बारे में, ठीक है। एंड द वेरियस वेटेड कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स दैट क्रिएट दिस स्टैंडर्ड डिविएशन कंस्टिट्यूट द सेट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे। Now the birth of portfolio theory, Markowitz did not stop there. He went on to work out the basic principle portfolio construction. Obviously, Markowitz ने एक आपको idea generate करके दिया. Markowitz he come up with the sort of a idea कि how about the diversification is about कि जी आपको different जो outcomes हैं, possibilities है, उसको different combination में ले आएं. If you find those numbers, the perfect numbers, you can easily diversify your risk factor. यहाँ तक मार्कोविट्स ने रहा, ही बेसिकली ट्राई टू बिल्ड और स्ट्रक्चर जो एक प्रोड्यूस करना था पोर्टफोलियो का, कंस्ट्रक्शन का, वो उसने बेसिक प्रिंसिपल दिए. दीज प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन फॉर मच ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिटन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. और जो भी रिस्क एंड रिटर्न के रिलेशनशिप है उसकी जनाब एक फाउंडेशन है. हिस्टोग्राम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी बिगिन विद फर्स्ट फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच शोज ए हिस्टोग्राम ऑफ द डेली रिटर्न्स ऑफ मार्केट ऑफ स्टॉक फ्रॉम 1990 to 2001.
और उसमें जो हिस्टोग्राम है हमें पता है कि जनाब दैट गिव्स यू अ वेरी कंसाइज and brief explanation about what's going on with the respective whatever is on the x-axis and y-axis. In that term, we are basically try to find out what are the best combination number in terms to trade off between the risk and the return. और उसके एक फिगर है जो 1990 और 2001 तक एक ली गई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक के बारे में है. द रिजल्ट इज टिपिकल व्हेन मेजर्ड ओवर सम फेयरली शॉर्ट इंटरवल. द पास्ट रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन एनी स्टॉक कन्फर्म closely to the normal distribution, and this is somehow the normal distribution given. और ये आप नीचे देख रहे हैं daily change and that is the mean, and then again the positivity in it, this is the negative and this is the positive change, and plus that is the proportion of days and daily percentage change in 1990 and 2001 that is given, and that gives you the exact idea कि जनाब ये आपकी जो एक normally distributed कब है जो कि यहाँ पे आपकी डिफरेंट स्प्रेड हुई हुई है और जो मेजॉरिटी है दैट लाइज इन दिस पोर्शन. सो ऑब्वियसली समहाउ यू कैन इजीली बिल्ड अप द आइडिया कि जनाब प्राइस चेंजेस वर्सेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टैटिस्टिक गिवन है रफली ये डिकेड और जिस पे 1990 से 2001 तक आपको स्टैटिस्टिक गिवन है कि कहाँ उसने नेगेटिव आपको रिस्पॉन्ड दिया है और कहाँ उसने बेसिकली द पॉजिटिव आपको रिटर्न्स दिए एंड दैट गिव्स अगेन कि जनाब एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय टू नंबर्स. वन इज द एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न, द अदर इज द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन. अगेन अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो दैट इज अगेन कि जनाब इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो वैल्यूज है ठीक है और ये जो इसकी जो भी एक मीन वैल्यू है एक्स बार अगेन कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज समहाउ गिव्स यू द आइडिया कि जनाब इसका आप जो भी एक रिस्क फैक्टर है यहाँ पे दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन के उसका आप कैसे रिलेट करते हो. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट रिलेट विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस value, and they are not just arbitrary measures. If returns are normally distributed, they are the only two measures that an investor need consideration. And again जनाब जब normally distributed आपकी outcomes हैं और you can find out कि जी उसका risk factor क्या है कि जो आपके two factors हैं only under consideration, that is one is basically the expected return, मैं उसको ER से denote कर लेता हूँ, and then the standard deviation ST से मैं कर देता हूँ. ठीक है जी, this is very important to consider and only concerning area मैं यहाँ पे लिख देता हूँ only concerning tools for investors to measure risk. ठीक है, of a normal distributed. Now dear students, investments A and B, let's discuss it. The figure 2 and 3 pictures the distribution of possible returns from two investments. अब हम देखते हैं, स्टडी करेंगे कि जनाब आपकी जो पोर्टफोलियो है जो रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ है विद रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर वी ट्राई टू एनालाइज कि जनाब आपकी जो भी आउटकम्स है पॉसिबल जो कि आप रिटर्न कहते हैं एंड व्हाट अबाउट दी जो उसके अंदर रिस्क फैक्टर है, जो इसके अंदर रिस्क जॉब है, कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे इसको एवेलुएट करेंगे. Both offer an expected return of 10%, but A has much the wider spread of possible outcomes. और यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जनाब आपकी जो पॉसिबल एक इन्वेस्टमेंट है दैट इज A and that is B which is given here, and this is basically the investment of A and और उसके अंदर हम अभी जाकर लेट्स से कि जनाब इसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि जी दे सेट कि जनाब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इज गिवन which is basically the combination which is the possible outcome, but A has much of it कि उन्होंने बताया कि जनाब अगर आपका A has a much wider spread of possible outcome है तो उस बेसिस पे अगर इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम होगा तो आप कैसे इसके अंदर डिसीजन मेक कर सकते हैं या फिर आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं. इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज 15%, हम कहते हैं जी 15% है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन B इज 7.5%. लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब आपकी जो वेरिएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन है वो A की और है और B की और है. ठीक है, जो A की है दैट गिव्स यू 15%, ठीक है, स्प्रेड ज़्यादा है, और B का 7.5%.
नाउ यू गॉट इनटू द सिचुएशन वेयर यू कैन से दैट कि जनाब आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो सेम है दोनों इन्वेस्टमेंट का, लाइक इट डिस्कस हियर, और उन्होंने का जो वेरिएशन है जो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो रिस्क फैक्टर है दैट इज 15% एंड 7.5% रिस्पेक्टिवली. मोस्ट इन्वेस्टर्स डिसलाइक अनसर्टेनिटी एंड वुड therefore prefer B to A. Again the main criteria जो इन्वेस्टर प्रेफर करेंगे जनाब आप B लेंगे कि A इन्वेस्टमेंट लेंगे. ऑब्वियसली दे गोना चूज दिस क्योंकि A है उसका थोड़ा सा वाइडर स्प्रेड है, वाइडर स्प्रेड इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और ये इस बारे में आपको बता रहा है, डिस्कस करना चाह रहा है कि जनाब आपकी जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये जो आपकी दो इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे, ए का जो उसकी वेरिएशन है वॉलेटिलिटी है उसकी जो पॉसिबिलिटी है दैट इज बेसिकली वाइडर इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग टू बी, जो कि हमने प्रीवियस भी एक एग्जांपल जब कॉइन्स की थी कि हाउ अबाउट कि जी अब अगर आपके पास लेट्स प्ले गेम एंड इन दैट सिचुएशन जब आपके दो हेड्स आएंगे व्हेन यू गोना फ्लिप द कॉइन्स एंड व्हाट अबाउट द आउटकम्स और द गेन यू वुड कम अप और टेक अवे मनी जो आपके पास है दैट इज बेसिकली के अगर कम्बिनेशन ऑफ हेड एंड टेल आता है या टेल टेल आता है जो कि ग्लू सिचुएशन है जो कि हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि पॉसिबल आउटकम वुड बी सेम, जो कि बेसिकली हमने जो पॉसिबिलिटी के मुताबिक, लेकिन जो इसका रिस्क फैक्टर था वो कैसे इंक्रीज करता है. तो इन्वेस्टमेंट इन बी यू कैन कंसिडर दोज वन एज वेल जिसके अंदर जो उसके वेरिएशन है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज मच वाइडर इन ए एज कम्पेयर टू बी, और इस बेसिस पे इन्वेस्टर वुड डिसलाइक द रिस्क. तो इससे पता चलता है जो इन्वेस्टर है बेसिकली दे आर रिस्क अवर्स. तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ठीक है दे आर रिस्क अवर्स, दे डिसलाइक द रिस्क फैक्टर, ठीक है, they don't like the risk, and in that situation they basically bring in the strategies or they just get the help from those scholars like Markowitz who basically give the combination how to discover that risk against the return. और इस basis पे हमने देखा कि जनाब instead of normal distribution there is a wider distribution going on, जो कि हमने देखा है कि जी रिटर्न इज गिवन दिस एंड द प्रोबेबिलिटी इज गिवन दिस ऑफ द आउटकम, सो लुक एट दैट कि जी इसका स्प्रेड वाइडर है एज कम्पेयर टू बी इन्वेस्टमेंट जिस जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रहा है अगेन जो कि हमने अभी डिस्कस किया था जिस बेसिस पे. तो पता चला कि जनाब इसका भी जो रिटर्न है दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 10 जो भी परसेंट आपका है ऑफ दैट, एंड अगेन द स्टैंडर्ड डिविएशन है बी का that gives you the 7.5% comparing to previously this is basically the again the mean which is basically the 10% of it again which is the same expected return जो कि यहाँ पे, लेकिन इसका look at the spread of it and that spread shows the variation volatility. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ which can be measured through standard deviation जो कि वो आपको बता रहा है कि that has a standard deviation of 15%. Right, in that situation if you compare कि जब आपके outcomes हैं that is basically the normally distributed outcomes, the only concerning criteria for the investor is to calculate the two factors only, the mean value and the standard deviation which is the perfect measure for the risk factor. ठीक है, next चलते हैं इन्वेस्टमेंट सी एंड डी को देखते हैं फिगर 4 एंड 5 को आगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न्स फ्रॉम टू अदर इन्वेस्टमेंट्स. अगेन हम कहते हैं कि जी सी एंड डी आपके पास तीसरी चौथी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, येट अनदर कम्बिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, दिस टाइम बोथ हैव द सेम स्टैंडर्ड डिविएशन. हम कहते हैं उनका जो रिस्क फैक्टर है जो वेरिएशन है वॉलेटिलिटी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट आर सेम इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी जो कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हो. ठीक हो गया. जो यहाँ पे गिवन है आपका जो भी लेट सपोज इट कुड बी 10%, राइट, एंड व्हाट अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो बताते हैं कि जी एक्सपेक्टेड रिटर्न सी का दैट इज फॉर द सी स्टॉक या सी इन्वेस्टमेंट that gives you 20% और D की वो कहते हैं 10%. So the C has a mean value of 20% and D has a mean value of 10%.
that gives you the higher returns and that gives you the low return, जिसके अंदर वेरिएशन सेम है इन C एंड D और सेम। ठीक है जी। और उस बेसिस पे जो इन्वेस्टर है who doesn't like to have a higher bit of return in comparing to a same or the constant risk, so obviously the best possible investment or the stock to be invested in is basically the C1। देख लेते हैं कि जनाब इन्वेस्टमेंट C comparing to D that gives you somehow this much of a return, and in that situation whatever the probability that is skewed to the right and that gives you कि जनाब आपका जो रिटर्न है वो भी इसके अंदर ज़्यादा है compared to जनाब D which has a lower rate of return। so अगर हम C को दोबारा देखें so that is basically again कि आप इसे कहते हैं कि जी पॉजिटिवली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसे कहते हैं कि जी पॉजिटिव रिटर्न जो कि हायर हैं। सो सी इन्वेस्टमेंट सी इज हाईली एक्सेप्टेबल, राइट, कंपेयर टू डी जिसका जो रिटर्न है वो लो है। सो रिटर्न हेयर इज बेसिकली रफली हम देख लेते हैं कितना परसेंट है, 10%, जबकि here we have 20% of the return, so this is highly acceptable, right जी। Now combining stock into portfolio, suppose that you are wondering whether to invest in shares of Coca-Cola or Reebok। so dear students remember हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे जो Coca-Cola और रिबॉक दो स्टॉक्स हैं जिसके बेसिस पे हमने जनाब फाइंड आउट किया था कि जनाब इसका जो पोर्टफोलियो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और जो आपका पोर्टफोलियो ऑफ कोका कोला एंड रिबॉक उसका वेरिएंस क्या है, और उसके बेसिस पे देन वी फिगर आउट कि जनाब ये जो आपका रिटर्न है और जो आपका वेरिएंस या जो रिस्क फैक्टर है दैट इज बेसिकली हाईली अफेक्टेड बाय the R or correlation regression correlation coefficient। ठीक है जी। और हमने बताया ये चेक किया था कि जनाब आपका जो भी कोरिलेशन है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव है, नेगेटिवली अगर है, ठीक है, और अगर ये जीरो है, नील इफेक्ट है, तो इनका क्या कॉम्बिनेशन है। यू डिसाइड दैट रीबॉक ऑफर्स एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20% एंड कोका कोला ऑफर्स एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 10%। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जनाब आपका जो रीबॉक है जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट गिव्स यू द 20% और जी आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% कोका कोला दे रहा है। तो दिस इज बेसिकली द रीबॉक एंड दैट इज बेसिकली द Coca-Cola that gives you the return of this। You also decide that the standard deviation of the return is 31.5% for Coca-Cola and 50। ये वही फिगर्स हैं डियर स्टूडेंट जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया था, उसको फाइंड आउट किया था। तो 31.5% एंड 58.5% दीज आर द रिस्पेक्टेड जो कि एक डिविएशन ऑफ रिस्क रिटर्न्स हैं। अगर हम डिविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से फाइंड करते हैं कि जनाब स्टैंडर्ड डिविएशन that shows the spread of returns, expected returns। ठीक है जी, जो आपका ER है जो कि हमने देखा कि रीबॉक और कोका कोला के अंदर क्या है। तो लेट्स से कि जनाब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 20%, दैट इज बेसिकली द 10% इन टोटल। तो इसका जो स्प्रेड है वो आपकी वॉलेटिलिटी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ इन फिगर 6 वी हैव प्लॉटेड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क दैट यू कुड अचीव बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्टॉक्स। Which of these combination is the best, and that depends upon your stomach, and what we say here basically that depends upon the actual hunger of investor कि जनाब वो कितना
रिस्क अगेंस्ट रिटर्न लेना चाह रहा है कि जो रिस्क कितना है अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक रिटर्न. इफ यू वुड want to stake all on getting rich quickly, you will be the best possible to put all your money in the Reebok, क्योंकि Reebok that gives you the higher returns. हम यहाँ पे देख लेते हैं कि that Reebok is basically given 20% of return in the standard deviation of 31%, 58.5% with the higher risk involved in it. Now this is the figure we are talking about कि जो Markowitz portfolio जो theory है expected return, जो trade off है basically this is all about expected return. तो यहाँ पे मैं Reebok की अगर बात करूँ, ठीक है जी, तो Reebok का जो expected return था that is basically the 20% और Coca-Cola का basically that gives you the 10% in total. So let it be Reebok, इनका जो return compared to whatever the combination of it, that is basically the point of impact, and we say that कि जनाब ये जो आपका है ये 20% है and this is basically the 10% of the return, or this is basically the standard deviation and that is basically the risk factor. This is corresponding risk and we can here see that कि जनाब यहाँ पे जो risk है that is somehow 31 point something 5% and that is 58.58% जो कि एक हमने find out किया था again that risk. If you basically combine those कि that make a beautiful arc like that, और जो Markowitz है that is कि जी आप इसकी जितने भी combination लाएंगे shares की, यहाँ पे जो shares है notably 2 shares हैं Coca-Cola और Reebok की हम बात कर रहे हैं और उसके जो रिस्पेक्टिव रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोका-कोला का जो रिटर्न है वो कम से कम है एज कम्पेयर टू Reebok, लेकिन उनका जो रिस्क फैक्टर है रिस्पेक्टिव वो उसमें भी इतना डिफरेंस है. Now, if you want a more peaceful life, you should invest most of your money in Coca-Cola to minimize risk. You should keep a small investment in Reebok. And in that situation, we see कि जनाब, if you are that sort of investor, ठीक है जी, जो कि who wants to earn higher returns, so in that situation, you got to invest in Reebok. Or invest in Reebok, that is basically the possibility of variation is higher with respect to return. मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जनाब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू कोका-कोला कि जनाब एक पीसफुल लाइफ के लिए is the best possible situation. ठीक है, so in both of the combination you can easily find out कि जनाब आपका जो Reebok है that is one of the case where you can easily identify, we can you easily check कि जनाब जो आपका Reebok है, अगर आपने एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी expectations जो रिटर्न की है that is a big higher, तो आप you want to basically earn a higher money, you know, you want to get richer in no time, so then you going to invest in the Reebok, which promises you the expected return higher as compared to the Coca-Cola. लेकिन इसके अंदर जब हम वेरिएशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, जो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स है, इसका जो स्प्रेड है दैट इज समहाउ बिगर लार्जर एज कंपेयर टू द मोस्ट decent and recently or the respectively good, जो कि आपका बेसिकली कोका कोला स्टॉक है. और इसी तरह कोका कोला स्टॉक के अंदर इफ यू वांट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, जिसके अंदर एक वैसे हम अज्यूम करते हैं कि जी देयर इज ए मिनिमम थ्रेट in the variation of possibility of the outcome. So in that situation, if you are that sort of a investor who wants to be who wants to bring down the risk factor to that portion or the limit where he can
judge his investment a good investment at a respectively lower rate of returns, that is 10% as compared to Reebok, the other alternative. So you got to invest in the Coca-Cola, right जी. और इसी सिचुएशन में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जी मिनिमाइजिंग द रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कंसिडरिंग द रिस्क, लेकिन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड कि जी वो कितना रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकता है. इन प्रैक्टिस यू आर नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टिंग इन ओनली द 2 स्टॉक्स. अगेन हमने यहाँ पे एक इनिशिएशन लिया, एक स्टार्ट लिया, जिसकी बेसिस पे हमने कहा कि हाउ अबाउट आपके 2 स्टॉक्स हैं. एक आपने कहा कि जनाब रीबॉक है एंड एक कोका कोला, आपने 2 स्टॉक्स की बात की थी. Now how about portfolios of 10, 100 and or 1000 stocks, which is basically real life situation where you want to combine कि जनाब what about for example कि जी अगर आप 10 स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि जनाब मैं 100 शेयर पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि जनाब 1000 शेयर्स पोर्टफोलियोज बिल्ड करना चाह रहा हूँ. सो हाउ अबाउट कि जनाब अब द सिचुएशन इज अ बिट टेंस. नाउ लेट्स अज्यूम एंड सपोज एंड लुक एट ए टेबल हेयर. इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं दीज आर द स्टॉक्स. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. स्टॉक्स हैं जनाब ये आपके अमेजोन भी है, बोइंग है, दिस इज द कोका कोला, डेल, अपडेल, द रीबॉक, ठीक है, विच इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज द 10ish नंबर स्टॉक. एंड अगेन एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न जो आपका ER है वो आपका गिवन है हेयर, और द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपका यहाँ पे गिवन है डिफरेंट पोर्टफोलियोज के. नाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का है दैट इज बेसिकली दिस वन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस वन, दैट इज बेसिकली द वेरिएशन शोइंग हेयर. दीज आर बेसिकली द पॉसिबल आउटकम्स. मैं यहाँ पे ले देता हूँ आउटकम्स. ठीक हो गया जी. और इन दैट सिचुएशन यू गॉट A, B, C and D portfolios, the 4 portfolios, and in that situation कि हाउ अबाउट कि जी पोर्टफोलियो जिसके अंदर आपका जो कम्बिनेशन है द मेजॉरिटी द मैक्सिमम यू आर बेसिकली ऑल द इन्वेस्टमेंट इन अमेजॉन, जो कि यहाँ पे हम आगे जाकर देखते हैं. और फिर आगे आपके डिफरेंट ये कम्बिनेशंस गिवन है जिसके अंदर आपका B पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर आपका C पोर्टफोलियो है, जो कि आपका B के अंदर दैट गिव्स यू कि जी 1 2 3 4 and 5. So here in the B you got 5 shares or stocks here, ठीक है. A only 1 stock, and the C 1 2 3 4 5 6 7 and the 8 stock portfolio हम यहाँ पे लिख देते हैं. and the D, how about D? 1 2 3 4 5 6 and 7 stock portfolio. Then look at the magnitude of it, 56.3, which is a portion of the Exxon Mobil. हम इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन this is how you create a different portfolios. एक रियल टर्म एग्जाम्पल, एक रियल टर्म सिचुएशंस जहाँ पे आप के पास जो स्टॉक्स हैं, आपके पास जो अवेलेबल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है. एक आपको ग्लिम्स दिया गया है क्योंकि हमने पहले जो डिस्कस किया था उसके अंदर जो आपके जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसकी बेसिस पे वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब आपके व्हाट अबाउट कि जी अगर 2 स्टॉक्स हैं तो उस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप कैसे रिस्क को जो स्टैंडर्ड डिविएशन है कैसे वेरी करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे कैसे इफेक्ट करेगा. क्योंकि हमने यही कहा था कि जो आपके रिटर्न है और आपका जो रिस्क फैक्टर है दैट बेसिकली is the only concern issue for the investor if the distribution is normal. Now we just change the situation a little bit, जिसके अंदर हमने कहा in the real situation how about if you going to develop a portfolio with the number of stocks
गिवन इन इट इज रफली 10 स्टॉक्स, और जो शेयर पोर्टफोलियो है और द 100 और द 1000, दैट बेसिकली काउंटलेस सिचुएशन पे भी आप जा सकते हैं, और आप यू वांट टू ट्राई टू कि जी इवेल्युएट आपने करना है जो पोर्टफोलियोज का आपने जो कम्बिनेशन है उसका जो ट्रेड ऑफ है रिस्क एंड रिटर्न का। इन दैट सिचुएशन यू हैव ए बी एंड सी एंड डी पोर्टफोलियोज, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कम्बिनेशन गिवन है जो कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो स्टॉक्स आपका डिफरेंट आपके अमेजॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैं, फिर पॉसिबल आउटकम्स और एक्सपेक्टेड वेरिएशंस आपके पास गिवन है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो परसेंटेजेस एलोकेटेड टू ईच स्टॉक, कि जनाब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेटेज है, वो भी आपको गिवन है ए और बी और सी और डी के इसमें कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स के हैं, एंड हाउ यू बेसिकली कम अप विद द रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द पोर्टफोलियोज। तो इस सिचुएशन के अंदर आप जब देखते हैं ए के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज द हाईएस्ट वन, ठीक है, और जो आपका पोर्टफोलियो है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, दैट अगेन इज कंपेयर द हाईएस्ट। तो वेरिएशन और द वेरिएशन इज वेरी वेरी मच हाई इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो ए, विच इज द कम्बिनेशन ऑफ ओनली वन स्टॉक, विच इज बेसिकली द अमेजॉन, विच गिव्स यू और प्रोमिसेस यू द एक्सपेक्टेड रेट हायर। बी के अंदर कम्बिनेशन के अंदर विच हैव ए टोटल ऑफ 5 शेयर स्टॉक, उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि जो आपका बेस्ट और जो हैवीएस्ट जो स्टॉक के अंदर किस स्टॉक के अंदर शेयर में इन्वेस्टमेंट की है। तो हाँ, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज बेसिकली गिव्स यू द 46.8%, एंड दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द जनरल इलेक्ट्रिक। और उस बेसिस पे व्हेन यू कंबाइन इट, जब आपने पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया विच इज कम्बिनेशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट इज देयर, उसका 21.6% कंपेयर टू जो रिस्क है रिड्यूस कंसिडरेबली। और हमने जब देखा तो पता चला कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 मोर शेयर्स और द स्टॉक्स, और उसके अंदर जब आपने जनरल इलेक्ट्रिक है उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की, जब प्रोपोर्शन उसमें ज़्यादा रखा, तो यू जस्ट ब्रिंग डाउन द एक्चुअल रिस्क इन इट, जो पॉसिबल वेरिएशंस है। अगेन वी हैव ए डाउन फॉल और द डिक्रीज इन द रिटर्न एज वेल, लेकिन नॉट दैट मच कंपेयर टू द रिस्क और द वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन इन इट, जो कि एक ज़बरदस्त जंप है, दैट इज अबाउट 70%. Now again, look at C. C is the combination of stock which is in total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 स्टॉक पे जब उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया दैट अगेन डिप्स इन और जनाब उन मजीद नीचे होता है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हमने देखा नीचे। सो विद द कम्बिनेशन ऑफ मोर सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कम्बिनेशन और वेट इज गिवन और असाइंड, उस बेसिस पे यस इंडीड आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न है और एक्सपेक्टेड वेरिएशन जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम होता है। तो इन्वेस्टर्स के बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं बी और सी, ए एंड डी। जो फाइनली है कि हम अमेजॉन जो हायर रिटर्न दे रहा है उसको जब छोड़ते हैं देन दैट गिव्स यू बेसिकली लेफ्ट विद व्हाट अबाउट कोका कोला एंड देन देयर इज एक्सन मोबाइल एंड देन अगेन द रिस्पेक्टिव जो कि आपके पास 7 ऑड स्टॉक है। इस शेयर पे जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न अगेंस्ट रिस्क देखते हैं तो आपका रिस्क और वॉलेटिलिटी भी मजीद रिड्यूस हो जाती है विद रिस्पेक्टिव रिटर्न। सो बेसिकली जो फिगर 7 tells that each diamond marks the combination of risk and return offered by a different lineage of security. For example, Amazon has the highest standard deviation, it also offers the highest expected return. जो हमने देखा यहाँ पे कि जी आपका कैसे expected return है against the standard deviation है if you basically depend upon the only one stock in it, and it is represented by the diamond at the upper right of figure 7 on the next slide. So let's see, this is basically the portfolio A, ठीक है, which is basically only one stock portfolio है जो कि Amazon है। तो यही Amazon का जो expected return है, ठीक है, that is basically given here 35% roughly, and जो इसका risk factor है जो कि standard deviation से 110 approximately, ठीक है। Comparative to B diamond आपका जो ये portfolio भी है, this is basically the portfolio B, this is basically the portfolio of C, different portfolio जो कि हमने discuss किया। B is a portfolio of 5 stocks in it, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली आपने
जनरल इलेक्ट्रिक की कम्बिनेशन ज़्यादा। तो आइए देखते हैं कि जनाब बी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ बेसिकली दी जनरल इलेक्ट्रिक, और जो आपका बी है उसके अंदर ज़्यादातर जो कम्बिनेशन हमने देखा है कि जी उसका जो रिस्क है वो कैसे रिड्यूस है। सो दिस इज द रिस्क बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। सो कंपेयर टू दैट जो आपका रिस्क है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसे चेंज हुआ, चेंज होकर मिनिमाइज होकर कैसे रिड्यूस हो गया आपका। एंड अगेन द सी डी एंड कोका कोला, अगर आप सिर्फ कोका कोला रिबॉक की बात करते हैं दैट इज अगेन गिवन इन दीज डायमंड्स, जिसके अंदर आपके रिस्पेक्टेड रिटर्न दिए हैं और आपका एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे वेरिएशंस इन इट है, जो कि अगर आपका पोर्टफोलियो जो हमने अभी देखा है, एंड देन दी अदर रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज गिवन देयर इन ए डिफरेंट डायमंड्स। डी इज ऑल्सो गिवन हियर, जो कि आपका सबसे मिनिमम रिस्क और अगेंस्ट दी सर्टन रिटर्न आपका दे रहा है। सो अगेन यू कैन इजीली कैटेगराइज द डिफरेंट पोर्टफोलियोज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। एंड पोर्टफोलियो Amazon entirely invest in one stock, जैसे हमने डिस्कस किया। BNC intermediate levels of risk and return, जो कि आपने देखा कि जनाब this tells you the intermediation। and the D Exxon Mobil, this stock having the lowest risk and standard deviation, अगर आप Exxon Mobil के अंदर कर लेते हैं, ठीक है जी। and by mixing investment in individual securities, you can obtain an even wider selection of risk and return. In fact, anywhere in the standard shaded area in figure 7. But where is the shaded area the best? Well, what is your goal? Which direction do you want to go? We want to go to efficient portfolios. Now this basically gives you the idea कि जनाब आपका जो ये different combination है, जैसे इस फिगर के अंदर हमने देखा कि आपका गोल किधर होना चाहिए। ऑब्वियसली आई वांट टू गो कि जी विच पोर्टफोलियो इज योर द एफिशिएंट वन, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो यहां पे हम देखते हैं ए बी सी और डी, विच वन यू कंसिडर द बेस्ट वन। सो विच गिव्स यू द प्रॉमिस रिटर्न एट द मिनिमम रिस्क फैक्टर, और द सी वन जो कि आपका इंटरमीडिएशन है, जो आपका एक कंसिडरेबली लो रिटर्न और रिस्क फैक्टर के अंदर दे रहे हैं। तो इन बेसिस पे ऑब्वियसली द शेडेड एरिया इज द बेस्ट वन, लाइक हियर कि जो भी आपके शेडेड एरिया के अंदर गिवन है स्टॉक, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न। सो आई कैन से दैट कि जनाब आपका शेडेड एरिया इज ऑलवेज prior to for investment decision, ठीक है जी। और the efficient, the answer should be obvious. You want to go to increase expected return and to left to reduce risk. Go as far as you can and you will end up with the one of the portfolio that lies along the heavy solid line. और वो solid line आपकी that is basically this one, the heavy solid line given here. तो आप जितना इधर जा सकते हो, जितना reduce करते हो risk has certain level of return, that is the best one. And Markowitz called it efficient portfolios. So efficient portfolios here are C and D, or the other one which is basically B. So हम यहाँ पे देखते हैं C, B and the D is the best one portfolios, जो efficient portfolio जो इस line पे होंगे। These portfolios are clearly better than any in the interior of the shaded area. So dear students, let's discuss what we discussed so far and go through with it. In a summary, we discussed about the Markowitz portfolio theory, and we discussed how to develop or construct the best possible portfolio alternatives. और जिस बेसिस पे what we call it the birth of the portfolio theory, जो कि Markowitz ने 1952 के अंदर he proposed a combination between the risk and the return, जिसके बेसिस पे हमने कोका-कोला, रिबॉक और उसके अलावा जब आपने 10 स्टॉक पोर्टफोलियोज को भी डिस्कस किया, फिर उसके बाद 100 और 1000 को भी आप इसी बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसकी बेसिस पे हमने रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप फाइंड किया और हमने कहा कि जी विच पोर्टफोलियो प्रोमिसेस द बेस्ट रिस्क एंड रिटर्न कॉम्बिनेशन, दैट इज आवर बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो एंड इट हैज टू बी देयर ऑन द बिग फ्रंटियर लाइन, जो कि हमने फ्रंटियर एफिशिएंट फ्रंटियर भी कहते हैं। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो दैट कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड विद द लाइन विच इज बेसिकली
एट द टॉप ऑफ इट, जो कि आपकी, आप कह सकते हैं कि जी जो कि आपका फ्रंटियर है, जो आपकी बेसिकली एट द वेरी जो भी आपका हमने ग्राफ लास्ट टाइम देखा था उसके एच पे होगी, जो फ्रंटियर पे होगी। कोई भी पोर्टफोलियो जो स्टॉक के कॉम्बिनेशन है, दैट इज आवर एफिशिएंट पोर्टफोलियो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।